ओके सो आज का टॉपिक है स्पेशल पॉपुलेशन में मस्कुलर डायट्रॉफी। स्पेशल पॉपुलेशन मींस वो लोग जो किसी ना किसी डिजीज़ से, किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। वो मेडिकल कंडीशन है क्या एक्चुअल में, और उसमें किस तरह से हम उनके साथ वर्कआउट करें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ चैप्टर 11 मस्कुलर डायट्रॉफी। सो गाइस, मस्कुलर डायट्रॉफी क्या होता है? मस्कुलर डायट्रॉफी बेसिकली डायट्रॉफी, जैसे हाइपरट्रॉफी मीन्स साइज बढ़ना, मसल का साइज बढ़ना, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। डायट्रॉफी उसका ऑपोजिट है, मसल वीकनेस, मसल गिरना, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर डायट्रॉफी। अब ये जो डायट्रॉफी हो रही है किस वजह से हो रही है? तो ये एक डिजीज़ जो है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। ये बेसिकली जेनेटिकली किसी को अगर पीछे फैमिली में है तभी आगे आती है, तभी किसी को हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि मसल में धीरे धीरे वीकनेस, मसल वीक होते रहते हैं विद टाइम मसल डीजनरेट होता रहेगा और वीक होता रहेगा। तो डीजनरेट हो रहा है, वीक हो रहा है मसल, इससे क्या दिक्कत आती है? भैया वीकनेस, कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ केसेस में, इन सम केसेस, ये जो मसल्स सिर्फ स्केलेटन मसल्स को नहीं, ये हार्ट के मसल्स को, हमारे जो ऑर्गन्स के मसल हैं उनको, उन सब के अंदर एक दिक्कत आ सकती है। कुछ केसेस में ये दिक्कत, जो मसल की वीकनेस और डीजनरेशन है, ये ऑर्गन्स में भी हो सकती है, और ये बड़ी फैटल होती है। फैटल इन द सेंस कि इसका कोई क्योर नहीं है। तो ऐसी डिजीज़ जेनेटिक है, किसी को जेनेटिकली आई है, कोई क्योर नहीं है, फैटल है, तो बहुत ही रेयर केसेस ऐसे जिम में आते हैं। जनरली ये जिम में आते नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज़ से गुजर रहा है और वो जिम में आता है, कुछ करना चाह रहा है, जिम में आके एक्सरसाइज करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली एक्सरसाइज थोड़ी हेल्पफुल होती है, बट बहुत तरीके से आपको उनको एक्सरसाइज करानी पड़ती है। तरीके से इन द सेंस कि क्योंकि हमें पता है कि उनका मसल वीक है, ठीक है, तो उसी लेवल पे उतनी एक्सरसाइज कराई जाए जो वो आराम से कर सके। ऐसा ना हो कि वीकनेस की वजह से नेक्स्ट डे और दिक्कत आए उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी वेरी, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी कराई, हल्का फुल्का वॉक कराया, ठीक है, एंड ग्रेजुअली धीरे 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 उसको मेंटेन करना, सो दैट वो इंसान, वो पर्सन अपने मोटर स्किल्स मतलब अपनी मूवमेंट्स को, चलना फिरना, इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सके। तो इसलिए इस पर हम ज़्यादा कोई डिस्कस ना करते हुए आगे चलेंगे। ऐसे लोगों को हम डाइट, प्रॉपर डाइट और बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ एक्सरसाइज कराना ही प्रेफर करते हैं। सो गाइज, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर 12 मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। मस्क्यूलोस्केलेटल मतलब वो मसल जो स्केलेटन सिस्टम के बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, उनके अंदर पेन आना। तो जनरली मैक्सिमम आपने देखा होगा लोगों को लोअर बैक पेन की दिक्कत आती है ना। लोअर बैक पेन में दिक्कत होती है, लोअर बैक वीक है, पेन आती है। और क्यों आती है? लोअर बैक में जो मसल्स हैं, जो आपकी वर्टिब्रा, लोअर बैक की वर्टिब्रा के मसल्स हैं, टेंडेंट्स हैं, टिश्यूज़ हैं वहाँ बहुत सारे, कहीं ना कहीं उन मसल, टेंडेंट्स या टिश्यूज़ में से कुछ टियर, वियर एंड टियर हो रहा है। वो वीक थे और वहाँ पे कोई मसल टियर हो गया है, या टेंडन टियर हो गया है, लिगामेंट, इनकी वजह से वहाँ पे पेन आ रही है। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है और बड़े आराम से आप ठीक कर सकते हो। कैसे? आपको उस इंसान को रेस्ट देना है, पहली चीज़। रेस्ट के बाद उनको रिहैबिलेट इन द सेंस, जैसे मसल स्पाज्म, कुछ टैबलेट्स होती है, पेन किलर्स, जो मसल रिलैक्सेशन टैबलेट्स होती हैं, और हीट, फिजियोथेरेपी में हीट वगैरह दी जाती है, जिससे कि पहले वो चीज़ रिकवर हो जाए। वो जो टीयर एंड वियर, वो जो वहाँ पे हुआ है, जो खराबी हुई है, वो पहले रिपेयर हो जाए, और रिपेयर होने के बाद उनके धीरे धीरे मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया। तो जनरली कभी भी लोअर बैक मसल्स हो या नी के आसपास पेन हो, नी में, तो उनके आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है, सो दैट वहाँ पे पेन ना आए। तो ये कॉमन है जिसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो कि भैया लोअर बैक में अगर जब तक पेन है तब तक तो एक्सरसाइज ना की जाए,
जब वो पेन हट जाए, जब वो इंसान बेटर हो जाए, उसको ट्रीट कर चुका है, फिर वहाँ पे हम एक्सरसाइज कराइए। और बेसिक लेवल ऑफ एक्सरसाइज कराने से उनका बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसमें ना जो लंबर स्ट्रेन लिखा है, लंबर मतलब लोअर बैक पेन जो रखा है, दो तरह का होता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक। इसमें क्या डिफरेंस होता है? अक्यूट मीन्स वो जो शॉर्ट टर्म है, जो कुछ दिनों के लिए दर्द हुई, ठीक हो गई, फिर आपने एक्सरसाइज करा के स्ट्रॉन्ग किया, दैट इज अक्यूट, शॉर्ट टर्म, ठीक है, कुछ दिनों से, हफ्ते बस। लेकिन क्रॉनिक किसको बोलते हैं? जब वो हफ्तों से महीनों पे जाना शुरू कर देती है। लॉन्ग टर्म, जहाँ पे वो पेन लॉन्ग टर्म रहे, उसको बोला जाता है क्रॉनिक। तो लॉन्ग टर्म पेन रहने का रीज़न क्या है? या तो वो इंसान की जो इंजरी थी वो रिकवर ही नहीं हो पा रही, और वो इंसान बार बार उसको काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, और इंजरी रिकवर नहीं हो पा रही, ठीक है, या फिर वो ज़्यादा डीप इंजरी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो गाइज ये नॉर्मली विद रेस्ट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज ठीक हो जाती है। नेक्स्ट दूसरी तरह की लोअर बैक पेन कौन सी होती है? दैट इज नर्व इरिटेशन, नर्व्स में, ठीक है। कई और ये क्यों होती है? इसके दो रीज़न होते हैं। जैसे आपने पढ़े, हमने देखा वर्टिब्रास होती है ना, वर्टिब्रास के बीच में एक छोटी डिस्क होती है, स्लिप डिस्क, आपने बड़ा कॉमनली नाम सुना होगा, स्लिप डिस्क है। तो ये वर्टिब्रास है हमारी, वर्टिब्रास के बीच में एक सॉफ्ट स्पंज डिस्क है। कई बारी ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, थोड़ी सी भी हिलेगी तो हमारा नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो बिल्कुल वर्टिब्रास के साथ साथ चलता है, वहाँ पे ये डिस्क है, हल्का सा बाहर आ गया और नर्व को दबा दिया, ठीक है। वो डिस्क हल्की सी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से नर्व्स दब जाती हैं, जो उसके पास से नर्व्स जा रही है वो दब जाती है। अब जो नर्व्स हमारी लोअर बैक में, वो कहाँ की नर्व्स हैं? ज़्यादातर हमारे निचले हिस्से की है, बॉडी के नीचे, क्योंकि ऊपर के हिस्से की जो नर्व्स ठीक काम कर रही है। लोअर बैक में नर्व्स कहाँ से है? हमारी कमर या कमर के नीचे टांगों के हिस्से की नर्व्स होती हैं लोअर बैक में। तो वहाँ पे अगर नर्व दबेगी तो वो नर्व टांगों तक नमनेस फील होती है, टांगों तक जाती है। दूसरे तरीके की पेन कौन सी होती है? यहाँ पे तो एक स्लिप डिस्क हुई कि डिस्क बाहर निकल के उसने दबा दिया नर्व। एक होता है ये जो डिस्क है। चैप्टर नंबर कौन सा सर? चैप्टर नंबर इज 12। सो दूसरे तरीके की जो पेन आती है नर्व्स में, वो जो डिस्क है, ठीक है, दोनों वर्टिब्रास के बीच में डिस्क है, ये रैप्चर हो गई। ये रैप्चर मतलब ये कहीं से लीक हो गई, कहीं से फट गई है, और उसके अंदर से जो मटेरियल है, ठीक है, जैसे खून होता है ना, हमारे यहाँ से खून निकलता है कट जाए तो, बट उसमें खून नहीं होता, उसमें कुछ और मटेरियल होता है। वो मटेरियल बाहर निकल आया, और वो मटेरियल जब बाहर निकलेगा कहीं ना कहीं तो फैलेगा। तो दो हड्डियों के बीच में से जब वो बाहर निकलेगा मटेरियल, तो वो नर्व्स को दबाएगा, वो नर्व्स को कहीं ना कहीं इरिटेट करता है। तो जो शियाटिका पेन आपने सुनी हो, आई डोंट नो, शियाटिका एक पेन होती है जो लोअर बैक में होते हुए, हिप्स होते हुए टांगों में जाती है। उसका रीज़न ये होता है ज़्यादातर रैप्चर होना, डिस्क रैप्चर हो गए, उसकी वजह से नीचे पेन जा रही है। सो नर्व इरिटेशन वाली चीज़ें जो हैं, इनको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है, बिकॉज इन दिस केसेस स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रही है, और उसको फिर प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, हैंडल करना, उसमें वेट नहीं उठाना, हैवी वेट कोई भी नहीं उठा सकते, झुकना बड़े ध्यान से या नहीं झुकना, तो ये सारी चीज़ों का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट जैसा आपको उनको बताएं वैसा उन्हें करना होगा, ठीक है जी। सो लोअर बैक में दो तरह की हमने पढ़ ली, दो में से मतलब पहली वो है जहाँ पे स्केलेटन सिस्टम, मसल्स में, टेंडेंट्स में, टिश्यूज़ में कोई टीयर एंड वियर है, तो वो रेस्ट के साथ ठीक हो जाता है, और विद एक्सरसाइज आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरा है नर्व इरिटेशन। नर्व इरिटेशन में भी एक स्लिप डिस्क की वजह से हो जाता है, और एक डिस्क में रैप्चर की वजह से होता है, ठीक है, जिससे कि वो नर्व्स दब जाती है, नर्व्स में पेन आता है। तो गाइस ये इस तरह के लोग बहुत से आपको जिम में मिलेंगे, लोअर बैक से स्ट्रगल करते हुए, है ना। तो लोअर बैक से जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, उनके साथ हमें बहुत ही ध्यान से क्या काम करना है कि उनको पहले, जब वो पेन नहीं है तब हम उनको एक्सरसाइज कराएं। अगर वो पेन में है तो एक्सरसाइज ना करें, ठीक है। दूसरा,
एक्सरसाइज में बहुत ध्यान से करना है, बेसिक लेवल की एक्सरसाइज करानी है जिससे कि उनका मसल स्ट्रांग हो सके। फिर जितना मसल स्ट्रांग हो जाएगा ना वो पेन हट जाएगी, पेन नहीं आएगी। हाँ ज़फ़र, हैंड रेज आपका बताइए। सर ये पूछ रहा था कि मतलब साइटिका के लिए बेस्ट वर्कआउट कौन सा होगा, एक्सरसाइज कौन सी करानी सी शियाटिका का वर्कआउट ऐसा नहीं होता कि उसके लिए वर्कआउट होता है। शियाटिका में बेसिकली कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो बैठ के की जाती है, ठीक है, जिससे कि वो जो नर्व है, जैसे बेसिकली एक नर्व आ रही है। हाँ जी, जैसे कैट है, काव है, स्ट्रेचिंग में। नहीं मैं आपको एक दो एक्सरसाइज जो मेरे को रिसेंटली किसी ने बात चल रही थी तो उन्होंने बताई थी, तो कुछ एक्सरसाइज जो होती हैं वो इस तरह की होती है कि जैसे वो जो नर्व्स आ रही हैं, वो नर्व्स के अंदर जो दबाव आ रहा है उस दबाव को सेट करने के लिए अपनी स्ट्रक्चर को ठीक कर रखें। जैसे शियाटिका वालों को भी ना आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, बैठना मना है, क्योंकि आलती पालती बैठ के मारने में आई थिंक उसमें कुछ ऐसा तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कि वो नर्व ज़्यादा दब जाती है, उस नर्व पे ज़्यादा लोड आता होगा। फिर उल्टा लेट के, ठीक है, उल्टा लेट के जब हम हिप की तरफ पैर मारते हैं, लेट के अपने टांगे चलाते हैं हिप की तरफ उल्टा लेट के, वो एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। बैक साइड बट किक। हाँ, बैक साइड बट किक। फिर उल्टा लेट के जो आपकी टांगे हैं, एक टांग आपने सीधी रखी और दूसरी टांग को ऐसे गोल गोल घुमाया, ये एक्सरसाइज बेसिकली नर्व से रिलेटेड ज़्यादा है कि नर्वस सिस्टम हमारा इंटैक्ट रहे। अगर वो हिल चुका है अपनी जगह से आगे पीछे हो गया तो अपनी जगह पे इंटैक्ट हो जाए। तो एक और आया जैसे कि वो आ जाता ना, वो टेल बोन बड़ी हो जाती है। हाँ जी, जो बॉडी की टेल बोन बड़ी हो जाती है, वो वाली समस्या भी आएगी। हाँ एक वो भी होती है टेल बोन। कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो नर्व के अंदर जो दबाव आ रहा है वो दो तीन रीज़न, जैसे दो रीज़न तो आपको बताए कि या तो स्लिप डिस्क हो गया या फिर वो रैप्चर हो गया। तीसरा होता है कि बोन इंटरफेरेंस, कि कोई हड्डी बढ़ गई है या उसकी इंटरफेरेंस की वजह से वो दब रही है। तो उसका भी एक इलाज होते हैं, उसके भी कुछ वो चलते हैं, मेडिसिन चलती है जिस मेडिसिन से वो चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। कुछ जब बोन बढ़ जाती है ना तो उसको जब बैठना है, कभी भी बैठने के लिए ना, नीचे पहले एक और ऐसी चीज़ रखी जाती है, गोल सा तकिया जिसके बीच में हॉलो होता है, खाली होता है, उस पर बैठना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना एज ए ट्रेनर साइड से हम लोग इतना नहीं उसको वो कर सकते, बता सकते जितना कि डॉक्टर, एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको जो बताएगा। जो फिजियोथेरेपिस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन की वजह से इसकी नर्व पेन आ रही है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको चीज़ें बताएगा, एक्सरसाइज बताएगा, और वही हम उसको कराएं, वही एक्सरसाइज को हम फॉलो कराएं, ठीक है। तो नर्व्स के साथ हमने पंगा नहीं लेना, क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है ये। डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स उसको जो सजेस्ट करें वही हम कराएं। बेसिक लेवल ऑफ एक्सरसाइज जो उसको डॉक्टर ने बताई है वही आप उसको कराओगे। बाकी अपर बॉडी आप करा सकते हो, बस ये ध्यान रखना होता है बहुत हैवी वेट चीज़ नहीं करानी उसको, ठीक है। हैवी वेट से दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही जो एक और लेवल जो मस्क्यूलोस्केलेटल पेन्स होती हैं वो होती है नी में, कॉमनली नी के अंदर। सुहेल कुरैशी, यस आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं सुहेल? सुहेल आपका माइक हाँ अनम्यूट है, आप बात कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे ही थर्ड जो चीज़ है कॉमन इंजरी है, दैट इज़ इनटू नीज, घुटनों में दर्द, घुटनों के आसपास के एरिया में दर्द। तो सेम घुटनों में ना 3 तरह के लिगामेंट्स होते हैं। उन लिगामेंट्स में जब दिक्कत आती है तो घुटनों में ज़्यादा पेन होती है। लिगामेंट क्या होते हैं? ACL, MCL, PCL, 3 है। ए मीन्स के एंटीरियर, एंटीरियर का क्या मतलब होता है? आगे, फ्रंट साइड, ठीक है। एंटीरियर, एम का मतलब मीडियल, मीडियल जो बीच के हैं घुटने के बीच में। पी मतलब पोस्टीरियर, पीछे का। और लिगामेंट का नाम है क्रूशिएट, क्रूशिएट लिगामेंट, उसका नाम है क्रूशिएट लिगामेंट। तो ACL मीन्स एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, MCL मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट, PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अब आपको MCL, ACL, PCL सारे इजीली समझ आ जाएंगे।
ये कौन से लिगामेंट्स होते हैं। क्रूशिएट लिगामेंट का नाम है और उसकी प्लेसमेंट है एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर। तो गाइज इनमें ज़्यादातर जो इंजरीज आती हैं कुड बी थ्रू स्पोर्ट्स, एक्सीडेंट, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, स्पोर्ट्स की वजह से खेलते हुए या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से कोई इंजरी आ गई है। जब ये लिगामेंट्स में इंजरी आती है ना, देन अगेन यू हैव टू स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स, आसपास के मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है, क्योंकि लिगामेंट्स और टेंडेंट्स में हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कि ब्लड फ्लो बहुत कम होता है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो रिपेयर स्लो हो जाती है। तो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए एक तो हीट, उस जगह को बांध के रखा जाए, हीट वगैरह दी जाए रेगुलरली, ताकि ब्लड फ्लो बढ़े और वहाँ पे जितना ब्लड आएगा उतना जल्दी रिकवर करेगा। और दूसरा, कम से कम उस पार्ट को यूज़ किया जाए। जब तक पेन में है, जब तक उसमें पेन है, तब तक उसको रेस्ट मोड पे ही रखा जाए, कम से कम यूज़ किया जाए, रेस्ट पे रखा जाए। जब पेन वगैरह चली जाए, हट जाए, तब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। कौन सी? आइसोमेट्रिक। सबसे पहले आइसोमेट्रिक, जिसमें मिनिमम मूवमेंट ना हो और तब भी स्ट्रेन आपके मसल पे जोर लगे, मसल जोर लगाए। जैसे आइसोमेट्रिक मतलब होल्डिंग वाली, होल्डिंग है स्क्वाट पोजीशन, टांगे सीधी करके ऐसे होल्ड करना, आप बैठे हो चेयर पे टांग सीधी करके होल्ड करना। तो उस तरह की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ज़्यादा कराई जाए। क्लियर है जी? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो गाइज इन सब एक्सरसाइजेस में अगेन वही पैटर्न यूज़ होगा, वाटर बेस्ड एक्सरसाइज, योगा, पिलाटेस, लो इम्पैक्ट कार्डियो, लो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसी तरीके से आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सो स्पेशल पॉपुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी। नाउ ओबेसिटी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओबेसिटी ऐसी चीज़ है जहाँ पे एज पर्सनल ट्रेनर्स आप 100% काम कर सकते हैं ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपका सबसे बड़ा रोल होता है। ओबेसिटी का मीन्स है मोटापा। ठीक है, एक होता है ओवरवेट कि भैया थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है, एक होता है ओबेसिटी कि ओवरवेट का भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट। ठीक है, वो लेवल जहाँ पर एक इंसान का हेल्थ प्रोफाइल रिस्क में होता है। हिज हेल्थ प्रोफाइल इज इनटू रिस्क। जब आप बहुत मोटे इंसान को किसी को देखो तो आपको लगेगा देखते यार ये बंदा ठीक नहीं है, पता नहीं उसको मोटापे से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी, ठीक है, शुगर या डायबिटीज़, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजीज़ जो भी मोटापे से हो सकती हैं, देखिए यहाँ लिखी हुई है। नवीन कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज? सो मोटापे से क्या क्या डिजीज़ आ सकती हैं? डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर डिजीज़। तो ज़्यादातर गॉल ब्लैडर और गॉल स्टोन की मोटापे से आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस जो हमने पढ़ा था ना, ये डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज, वो वेट ज़्यादा होने से दो हड्डियाँ जुड़ती हैं और बीच के कार्टिलेज ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा जो मोटापापन है, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, उससे आती हैं। तो गाइस, जिस इंसान को पता है कि वो इतनी सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने में सोचता होगा, काम करेगा ना। तो एज अ ट्रेनर आपको उनको ये गाइड करना है कि सर ये जो मोटापा है ना, ये आपको ये सारी डिजीज़ कर सकता है। इन सारी डिजीज़ से अगर आपको बचना है तो मैं आपके साथ आपको ट्रेन करूँगा, आपका वेट लॉस कराएंगे, आपको एक हेल्दी वेट में लेके जाएंगे और आपको एक हेल्दी इंसान बनाएंगे। तो एज एन ओबेसिटी इज़ अ वेरी बिग मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत लोग, हर दूसरा तीसरा बंदा आपको दिख जाएगा कि बहुत मोटा है, मेल हो चाहे फीमेल हो, और उसको ही नीड्स हेल्प। ठीक है, ही नीड्स टू डू एक्सरसाइज, ही नीड्स अ गुड डाइट प्लान। वो सब कौन दे सकता है? आप लोग एज अ ट्रेनर, आप लोग दे सकते हो, आप लोग उनको करवा सकते हो। तो पहले चीज़ तो उनको ये चैलेंज बताना है कि भैया ये जो आपके पास मोटापा है, ये क्या क्या दिक्कतें करेगा आपको आने वाले टाइम में, और अगर आप ये सब नहीं चाहते तो आप अपने आप को ट्रेन करना शुरू करो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ टू गेट फिट। गाइस, एक BLCC सुना होगा आप लोगों ने, एक BLCC नाम से एक कंपनी है। वो कंपनी बेसिकली सिर्फ
फ़ैट लॉस प्रोडक्ट पे काम करती है, फ़ैट लॉस कराने पे, और साल का करोड़ों का टर्नओवर है उसका, करोड़ों का। करना क्या है उसने भी, वो एक जूसी कुछ शेक बना के देती है। ये शेक्स वगैरह उनको बताए जाते हैं कि आप टाइम टू टाइम इसको पियो और आपका वेट लॉस होगा, और कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करती है। बट आपको जहाँ पे पूरा न्यूट्रिशन पता है, एवरीथिंग यू नो अबाउट न्यूट्रिशन, एवरीथिंग यू नो अबाउट एक्सरसाइज, और आप बहुत अच्छे से किसी को भी वेट लॉस करा सकते हो, तो सेम चीज़ आपने करनी है। आपने ऐसे लोगों को पकड़ना है, उनको बताना है और अपने आप को मार्केट करना है, फ़ैट लॉस एक्सपर्ट, ठीक है जी, 100% फ़ैट लॉस। तब आप इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। तो गाइस, इस मोटापे के अंदर करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमने न्यूट्रिशन, जिन लोगों ने न्यूट्रिशन का हमारा साथ वो किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, तो आपको उसमें ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। फ़ैट लॉस एक्सपर्ट गाइड के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मोटापा आया है, पहले वो फैक्टर को पता करो कि वो मोटापा आया क्यों है, कैसे आया है। फिर उनकी लाइफस्टाइल को एक्टिव करो, एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज। फिर उसको डाइट, न्यूट्रिशन प्रॉपर देना शुरू करो। तो ये स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं आप उनके साथ कीटो डाइट्स, फैट लॉस डाइट्स जो हमने पढ़ी थी, वो सारी चीज़ों को अप्लाई करना है, और साथ में उनको ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में क्या, कार्डियो। कार्डियो इज़ मोर हेल्पफुल फॉर वेट लॉस, तो आप कार्डियो ज़्यादा कराओगे। कार्डियो में भी आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, बेसिक जॉगिंग वगैरह से, लॉन्ग डिस्टेंस से, फिर धीरे धीरे पेस करोगे, स्पीड बढ़ाओगे कार्डियो की, फिर उसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में लेके जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप उनकी ट्रेनिंग को बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, वेट ट्रेनिंग भी साथ में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऑल दीज फैक्टर्स विल हेल्प देम लूज वेट। और कितना वेट लॉस कर सकते हैं हम एक महीने में, अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको एवरेज दिया था 4 to 5 kgs, ठीक है, 4 to 5 kgs हम अप्रॉक्सीमेट गुड, अगर मैं नेचुरल लेवल पे बात कर रहा हूँ, नेचुरल ट्रेनिंग और फूड से बात करें, तो इतना एवरेज, क्योंकि आने वाले महीनों में कम होता है, शुरू में ज़्यादा होता है, शुरू में 8-9 kg भी हो जाएगा, बट आने वाले महीनों में कम होगा। तो एवरेज वीक में 1 से 2 kg का वेट लॉस का हमें पता है कि हो सकता है आराम से, तो उसके हिसाब से हम लोग उनको लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों में जिनको ओबेसिटी है बट फिजिकली दे आर फिट, कोई दिक्कत नहीं है, तो नो डाउट उनको आप कोई भी एक्सरसाइज तरीके से करा सकते हो। बट कई ओबेसिटी लोगों में क्या होता है कि प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों में दर्द है, कोई दिक्कतें हैं साथ में, तो आपको फिर उनको कंसीडर करना पड़ेगा कि उनको उसी तरीके से काम कराया जाए। सुहेल, आपने हैंड रेस किया था, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सुहेल, आ रही है आपकी आवाज़। सर जो आपने बताया कि जो फैट लॉस होता है स्टार्टिंग के मंथ में तो 8 से 9 kg तक हो जाएगा, मगर उसके बाद स्लो हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? सिर्फ बॉडी को जितना एक्स्ट्रा फैट होता है ना, वो जल्दी श्रेड कर देती है। धीरे धीरे फिर क्या होता है कि बॉडी में ज़्यादा फैट, एक्स्ट्रा फैट नहीं रहता ना, जो ज़्यादा था वो तो श्रेड हो गया, निकल गया, बाद में कम फैट होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आपका मसल, जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उस इंसान का मसल स्ट्रांग होना शुरू होता है, तो मसल का वेट होता है। तो जब मसल डेवलप करेगा, वहाँ फैट लॉस हो रहा है बट मसल डेवलप करेगा, तो क्या होता है, वेट के अंदर डिफरेंस नहीं दिखाई देता। वेट को लगेगा यार ये तो उतना ही है वेट, क्योंकि मसल बढ़ रहा है, मसल स्ट्रांग हो रहा है, बट फैट लॉस हो रहा है, तो वेट फिर इतना नहीं दिखता कम होते हुए। फिर आपको इंचेस में देखना होता है कि कितने इंचेस कम हो रहे हैं, उसकी वेस्ट में से कितने इंचेस जा रहे हैं, ठीक है। तो विद, जैसे कि मैंने अपनी पीटी में 2 बंदों को फैट लॉस करवाया, ठीक है, तो जिसमें से एक बंदे का कम से कम 5 kg कम हो गया। अब उसके बाद उसका फैट जो है ना एकदम होल्ड हो गया, बॉडी होल्ड हो गई, तो ना फैट लॉस हो रहा है और ना बॉडी वेट डाउन हो रहा है। तो अब तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो ट्रेनिंग आप करा रहे हो ना, वो ट्रेनिंग उसकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। अब आपको उसको एडवांस और एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, चेंजेस करना पड़ेगा। हाँ, अब आप खुद सोचिए, अगर आप 10 kg के डंबल से ही अपने आप को ट्रेन करते रहोगे, बाइसेप करते रहोगे, तो आपका बाइसेप एक लेवल पे आगे रुक जाएगा ना। आप अगर 10 kg से करोगे, अडॉप्ट करने की बॉडी। बॉडी अडेप्ट कर लेती है। जब तक आप 15 kg पे नहीं जाओगे तब तक मसल बढ़ेगा नहीं। तो सेम वेट, सेम तरीका आपकी ट्रेनिंग का है वेट लॉस में, एक ही तरह की वेट ट्रेनिंग एक लेवल पे रहोगे, देना पड़ेगा। उनको लेवल बढ़ाना पड़ेगा ट्रेनिंग का। उनको डाइट में आपको देखना पड़ेगा कि डाइट क्या ले रहा है, डाइट को भी साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों के साथ आप चलोगे, डाइट और एक्सरसाइज को, तब वो वेट लॉस होता रहेगा। लेकिन एक लेवल के बाद, हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, एक लेवल के बाद उनका फिर वेट गिरेगा नहीं, फिर आप उनको मस्कुलर पे, स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करोगे।
फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसका एक नॉर्मल वेट होना चाहिए 70, अभी वो 80 पे है, तो 5 kg 7 kg ड्रॉप करने के बाद आप उसकी मसल्स पे काम करना शुरू कर दोगे। मसल्स के काम करने के लिए मतलब सर क्या यूज़ करना चाहिए? वेट ट्रेनिंग, जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हो नॉर्मली, तो वेट ट्रेनिंग करेंगे उसमें। ओके 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 सर। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इसी कोर्स में ना पढ़ते हैं। आई थिंक शायद आप आज डेमो क्लास के लिए आए हैं ना, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाती हैं कि कैसे आप वेट लॉस करके धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग पे लेके आओ, कैसे उनको स्ट्रेंथ गेन करना है, चाहे वो मेल है फीमेल है, क्या क्या एक्सरसाइज करानी है, कैसे करानी है, तो वो सारी चीज़ें उसमें हम कवर करते हैं। सो गाइस, ओबेसिटी में अगर उस इंसान को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नॉर्मली ही कैन वॉक, ही कैन रन, तो आप उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग करा सकते हो। बट अगर उसको दिक्कतें हैं घुटनों के साथ, तो उसका ध्यान रखते हुए अकॉर्डिंगली आप उनको ट्रेन करोगे। डन। सो ओबेसिटी इज़ अ बिग मार्केट। आप बॉडी बिल्डिंग में जाने की बजाय अगर ओबेसिटी की मार्केट में जाओगे, बहुत पैसा कमा लोगे फैट लॉस में। आप कहीं ये सोचो मेरे को लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार करने हैं ना, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार करने में क्या होता है, कुछ शॉर्टकट्स हैं, ईजिली काम हो जाता है, लेकिन वो ख़राब है, वो गलत चीज़ है, तो वो हमें नहीं करनी। बट फैट लॉस में आप एक्चुअल उन लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ प्रोफाइल से, उनको आप सही कर देते हो, तब वहाँ पे आपका बहुत बड़ी मार्केट आप बना सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओल्डर एडल्ट्स। ओल्डर एडल्ट्स ये भी स्पेशल पॉपुलेशन में क्यों काउंट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज इनकी अब कुछ स्पेशल नीड्स हैं। और ओल्डर एडल्ट्स किसको बोलेंगे? पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 60, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। अब इनको स्पेशल क्यों है? क्योंकि ओल्डर एडल्ट्स के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बड़े ध्यान में रखते हुए काम करना है। जैसे जो ग्रोइंग लोग होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल के लोग हैं, स्पेशली ग्रोइंग में, मतलब अगर आप 18 से 30 की एज लो, इसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एरोबिक कैपेसिटी, हर एक चीज़ ना बढ़ रही होती है। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतना बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एक एज के बाद 40 45 50 के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज़ें घटनी शुरू हो जाती है नॉर्मली, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ लेवल एक एज तक होता है, फिर मेंटेन करती है बॉडी, फिर एक एज के बाद 60s के आसपास बॉडी डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती है, वो मसल स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो एक्यूरेसी नहीं रहती इंसान में, उतना स्ट्रॉन्ग उसका कार्डियो नहीं रह पाता। तो ये जो एज है ओल्डर एडल्ट्स, इसमें ना हमें क्या काम करना है? ओल्डर एडल्ट्स को वो बॉडी बिल्डिंग नहीं चाहते, वो सिर्फ क्या चाहते हैं, बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस, जिसमें वो अपने आप को कैरी कर सकें, अपने रोज़मर्रा के काम ढंग से कर सकें, उठना चलना फिरना, नहाना धोना, मार्केट जाना, सामान लाना, इस काम को वो ढंग से अच्छे से परफॉर्म कर सके। हमें उनको इस लेवल पे फिट रखना है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिक लेवल ऑफ कार्डियो उनका अच्छा रहे, उस लेवल पे हम लोग उनको फिट रखेंगे। कई लोग बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, इवन आफ्टर 60s दे आर सो फिट कि बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेन करते हैं अपने आप को। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू विल हैव टू सी कि कौन कितना फिट है, कितनी एक्सरसाइज कर सकता है, अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रेन करते हैं। तो जो अच्छी ट्रेनिंग कर सकता है उसको अच्छा ट्रेन करो, जो कमज़ोर है नहीं कर पा रहा उनको धीरे धीरे बेसिक लेवल से ट्रेन करो। फिर ओल्डर एडल्ट में दूसरी चीज़ क्या होती है जी, जितने बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, ये ना घर में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि घर में जितने भी यंग लोग हैं, इधर दे आर वर्किंग, स्कूल गोइंग, जॉब, तो उनको टाइम डिवोट करने वाले कम हैं लोग, तो उनको ज़्यादातर अपने काम खुद करने पड़ते हैं। दूसरा, सोशल एक्टिविटीज़ उनकी कम हो जाती है, घर में सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो आपको एक ऐसा माहौल बनाना है ऐसे लोगों के साथ कि सारे एक एज के 50s 60s वाले 70s वाले एक साथ आएँ, गैदरिंग हो, सोशली एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करें। तो वहाँ पे क्या होता है, जिम में आके ना ये सोशल लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं अपनी एज के लोगों के साथ। तो आपने कभी देखा होगा यार, पार्क्स में, जहाँ गाँव के अंदर ना, ये एक बूढ़ों का अपना एक ग्रुप होता है, वहाँ बैठ के वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि घर वाले जो बच्चे हैं वो उस एज में जहाँ पे इधर दे आर थिंकिंग अबाउट कैरियर या जॉब में बिजी हैं, काम धंधों में बिजी हैं। बट ये लोग अब काम धंधों से फ्री हो चुके हैं, फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है इनको? पहली चीज़ अपनी फिटनेस कि इनको हम फिट रखें, दूसरा सोशल एक्टिविटीज़ कि हैप्पी रहें, वो सेम चीज़ हैप्पीनेस, ठीक है ना। आपके तीसरा चीज़ें जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग करना पसंद करते हैं, दैट इज़
सोशल सर्विस कि किसी न किसी धार्मिक स्थान पे या कहीं पे भी एक सोशल सर्विस के रूप में वो जाएं, अटेंड करें या सोशल सर्विस दें। तो इन चीज़ों में उनको आप गाइड करो, हेल्प करो। फिटनेस में तो कर ही दोगे, फिटनेस डाइट में, बट सोशल गैदरिंग करना है, सोशल इंट्रैक्शंस करना है, उनमें भी आप उनको गाइड करोगे। तो गाइस पेज नंबर 66 पे देखिए एक डायग्राम है जिसमें बताया हुआ है कि विद एज स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चर में मतलब डायट्रॉफी, मसल वीक होता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ओडीमिया, मतलब दीज आर सम ऑफ दी फैक्टर्स जो नर्वस सिस्टम को लेके भी हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, नर्वस सिस्टम, आपके मसल्स, हड्डियाँ, इन सब चीज़ों में गिरावट आती है। ठीक है, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी, रेंज ऑफ मोशन कम होगा, एंड्योरेंस कम होगा, कोऑर्डिनेशन कम होगा, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें गिरती हैं। तो हमें क्या करना है कि इन चीज़ों पे काम करना है कि ये चीज़ें बेसिक लेवल पे उनके पास रहें। ठीक है ना, बहुत वीक ना हो जाए, ऐसा ना हो कि उनको किसी की हेल्प चाहिए घर में कोई काम करने के लिए, क्योंकि हेल्प देने वाला कोई होगा नहीं। आने वाले टाइम में आप अगर जैसे बाहर भी देखो, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जितने बूढ़े लोग हैं वो अकेले रहते हैं, इसलिए वहाँ पे ना फिटनेस का बहुत ज़्यादा है कि फिटनेस करनी ही करनी है। बूढ़े लोग जिम में जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनको पता है अगर मैं फिट रहूँगा तो ही मैं अपने काम कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे को हेल्प करने वाला कोई नहीं है, ना नौकर होते हैं ना बच्चे होते हैं, ज़्यादातर वो अकेले रह रहे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे फिटनेस को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये एक मेन रीज़न है फिटनेस का, वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा फिटनेस क्यों लोग करते हैं, उनको पता है कि हमें अपनी बॉडी को खुद ही कैरी करना है, देयर इज़ नो सपोर्ट, नो हेल्प, तो हम अपने आप को खुद ही फिट रखें। और यहाँ पे इंडिया में क्या है, यहाँ सब कुछ होते हुए भी कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। बच्चे रह रहे हैं घर में, कहीं ना कहीं चाहे वो रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट टाइम नहीं है। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से बिजी होते हैं, नहीं कर पाते। तो हमें उनको इसी लेवल पे फिट रखना है कि वो लोग ये काम कर सकें। ठीक है जी। ओल्डर एजेस में कई और प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे नी पेन, बैक पेन, तो उनका भी ख्याल रखते हुए आप उनके साथ काम करोगे कि पहले नी पेन और बैक पेन को ठीक किया जाए, फिर धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ को ठीक किया जाए। सेम एक्टिविटीज़, वाटर बेस्ड, योगा, पिलाटेस, लो कार्डियो, लो वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इसी एक्टिविटीज़ की बेसिस पे उनको ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 15, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक कॉमन डिजीज़ है जो बेसिकली 50s के बाद, 60s के बाद ज़्यादातर होनी शुरू होती है, और ये होती है स्केलेटन सिस्टम की। ऑस्टियोपोरोसिस स्केलेटन सिस्टम का डिफॉर्म होना। एक तो स्केलेटन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना कि वो भारी हो रहा है, स्केलेटन सिस्टम बोन डेंसिटी अच्छी है। एक है डिफॉर्म होना कि स्केलेटन सिस्टम में से जो क्या होता है, हमारे जो स्केलेटन मसल्स के टिश्यूज़ या सेल्स हैं वो मरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। स्केलेटन सिस्टम के भी नए सेल बनते रहते हैं, तो वो भी उनकी रिपेयरिंग और ये चलती रहती है, साथ साथ होती रहती है। पर एक एज के बाद क्या होता है कि ये रिपेयरिंग होनी कम हो जाती है, जितने मर रहे हैं उस हिसाब से कम बन रहे हैं न्यू सेल्स, तो ये स्ट्रक्चर डिफॉर्म होना शुरू होता है। ठीक है, खोखला होना शुरू होता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो उसकी ना नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है, अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ, कि पहले स्ट्रक्चर डेंस था, धीरे धीरे वो अंदर से थोड़ा खाली खाली हो रहा है, तो मतलब हड्डियाँ थोड़ी वीक होनी शुरू होती हैं विद एज। तो जनरली ये 60s 50s के बाद होता है, लेकिन इसका होने का जो मेन कारण क्या है, क्यों होता है? हमारी हड्डियों के सेल्स बनाने के लिए हमारी हड्डियों को चाहिए होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, हड्डियों के सेल्स जो ब्रेक डाउन होते हैं, टीयर एंड वियर होती है, उसको बनाने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट चाहिए।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी। लेट मी म्यूट एवरीवन। सो गाइस, ये जो हड्डियों के सेल्स हैं, इनको फॉर्म होने के लिए चाहिए होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो बॉडी को अपने बहुत सारे फंक्शंस के लिए जहाँ जहाँ कैल्शियम चाहिए वहाँ पे वो कैल्शियम की कमी की वजह से वो काम नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हड्डियों के सेल बन नहीं पाते और हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। दूसरा रीज़न एक और होता है कि जब बॉडी को कैल्शियम चाहिए होता है और बॉडी में कैल्शियम नहीं आ रहा कहीं से, डाइट से या कहीं से भी कम आ रहा है, तो हमारी बॉडी हड्डियों में से कैल्शियम ले लेती है। अगर वो हड्डियों में से कैल्शियम लेगी तो भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी हड्डियों में से कैल्शियम लिया जाए या फिर हम कैल्शियम कम खाएं जिसकी वजह से हड्डियाँ रिपेयर ना हो या हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग ना हो। तो अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम की डाइट अच्छी रखें, कैल्शियम फॉस्फेट ये दोनों चीज़ें अच्छे से खाएं। और कैल्शियम को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। धूप, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप सुबह 10 बजे के आसपास से लेके धूप में रहें। और स्पेशली हम जो सिर्फ फेस रहता है, हमारे बाकी तो कपड़े डाले होते हैं तो इतना विटामिन डी मिलता नहीं है। तो जैसे आजकल अगर टाइम है, जब भी टाइम हो तो ज़रूर सन बात करें, उल्टा लेट के या सीधा लेट के, अपने आगे चेस्ट पे, पीठ पे कपड़े उतार के, कि वहाँ पे जितनी सन बात आएगी उतना अच्छा विटामिन डी आएगा। जस्ट इन केस आप विटामिन डी नहीं ले पाते नेचुरल, तो विटामिन D3 के सैशे आते हैं। देयर इज़ अ सप्लीमेंट कॉल्ड विटामिन D3। वो वीक में एक सैशे लेना होता है, तो आप 4 सैशे ले आओ, 1 महीना खाओ, एवरी संडे 4 संडे खा लो। दैट इज़ गुड इनफ फॉर 2-3 मंथ्स। 2-3 महीने के लिए अच्छा खासा आपका विटामिन डी हो जाता है। तो जितना भी आप दूध पियोगे, कैल्शियम खाओगे, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है जी। सो गाइज, ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली एक एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प करती हैं। जैसे हमने बताया था, विद एक्सरसाइज, चाहे वो कार्डियो हो चाहे वेट ट्रेनिंग हो, हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो एक्सरसाइज प्लस गुड कैल्शियम इन द डाइट विल स्ट्रॉन्ग योर बोन्स, हड्डियाँ मजबूत करेंगी। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। तो आप टाइम टू टाइम अपना वेट ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग करते रहोगे तो हड्डियाँ आपकी मजबूत रहेंगी। ठीक है ना। सेल्स जो डिफॉर्म हो रहे हैं दोबारा बनेंगे, क्योंकि जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे मसल्स काम करेंगे तो सेल्स बनेंगे, डेवलप होंगे। हमारे शरीर अपने आप को रिकवर करता है, बट अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो सेल्स वीक हो जाते हैं। तो वही हड्डियों के साथ है, एक्सरसाइज करते रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस जिनको हो चुकी है, उनको पहले तो कैल्शियम डाइट बढ़ाई जाती है उनकी, और धीरे धीरे उनको एक्सरसाइज में लाया जाता है और फिर स्ट्रॉन्ग किया जाता है। मल्टीविटामिन्स, ये सब चीज़ें देकर, सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड ऑन करके उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई जाती है जिससे कि उनकी बॉडी वापस बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर लेती है। अब क्या होता है, बूढ़ापे में, बूढ़ी एज में, 60s में ना, ये प्रोसेस स्लो हो जाता है बहुत। जितना आप यंग होते हो, आपका रिकवरी प्रोसेस बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज। ओल्ड एज में इसलिए लोगों को ये बताना कि ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना आए, आप पहले अपने आप को फिट रखो, आप पहले ट्रेन करो, आप पहले डाइट अच्छी लो, तो ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में आएगी नहीं। और जिनको आ गई है उनके साथ फिर आप यही काम करते हो कि गुड डाइट, कैल्शियम, न्यूट्रिशन, विटामिन डी, ये सब ऐड करके उनकी डाइट में उनको एक्सरसाइज रूटीन, वॉकिंग रूटीन, ये सारा कुछ स्टार्ट कराते हो जिससे कि वो बेटर फील करें। सो अगेन, वाटर बेस्ड, योगा, पिलाटेस, लो कार्डियो, लो वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी एक्सरसाइज आप उसमें फॉलो करोगे। ठीक है जी। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये कुछ छोटी मोटी डिजीज़ थी जो हमने आज सारी पढ़ी हैं, इनको रिवाइज करना। इसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर रह गए विच आर अगेन इंपॉर्टेंट। जैसे आपका एक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी भी एक स्पेशल पॉपुलेशन है, स्पेशल लोग हैं जो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं, उनके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, किस टाइम पे क्या ट्रेन करना है उनको, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसको मैं कल स्टार्ट करेंगे ताकि मिक्स एंड मैच ना हो जाए ज़्यादा एक ही दिन में। और लास्ट चैप्टर रह जाएगा थायराइड। थायराइड के भी बहुत ऐसे केसेस आते हैं, उनको क्या करना है, तो ये दोनों हम लोग कर लेंगे। ठीक है गाइस। सो एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, बात कर सकते हैं हम लोग। कल वाली वीडियो मैं अभी उसमें अपलोड कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका, जो IFA वाला पुराना वाला चैनल है, 2 चैनल है ना, दूसरे वाले में मैं अपलोड, सारी वीडियोस अपलोड हो जाती हैं उसमें, तो उसमें से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। जो दूसरा हमारा जो अपग्रेडेड वीडियोस आ रही हैं जिसमें सारा चेंजेस करके आ रही हैं,
उसमें टाइम लगता है अभी अपलोड करने में, दूसरे में आपको वीडियोस मिल जाएंगी सारे। ये सुहेल। हाँ सर, ये मेरी पहली क्लास थी पर मेरे को उतना समझ में नहीं आया। सुहेल, अभी आपने एनरोलमेंट कर लिया है? नहीं सर, मेरे को डेमो के लिए बोला था मैम ने कि एक बार अब क्लास ले लेना, उसके बाद बताना कैसे क्या है। अच्छा, अभी आपको समझ इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि ना हम लोग काफ़ी कोर्स कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की है ना, जो हमारे साथ बाकी के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ना ये चीज़ों को जानते हैं, इस चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो लोग इसलिए इस चीज़ों को ज़्यादा। आई होप बाकियों को समझ आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ यार, बाकी लोग जो हैं प्लीज़ आ रहे समय। तो वो शायद सोहेल यही प्रॉब्लम हो सकती है कि जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, आपने फ़र्स्ट टाइम आज सुनी है और फर्स्ट टाइम में वो आपको शायद एकदम से समझ ना आई हो, तो इसका ना बेसिक चैप्टर 1 से या मॉड्यूल 1 से स्टार्ट होता है। अभी हम हैं मॉड्यूल 6 पे, तो जो शुरू के मॉड्यूल्स किए हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने कवर की है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें आपको समझ ना आई। तो सर जैसे कि मैं एनरोलमेंट करता हूँ तो मेरे को क्या नया बैच मिलेगा? जी बिल्कुल, आपको स्टार्टिंग से ही बैच कराया जाएगा। सो बेसिकली हाँ, इसमें मैं हूँ, मेरे साथ 1-2 ट्रेनर्स और होते हैं, तो डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक, कोई भी पढ़ा सकता है। मेनली मेरे पास टॉपिक्स रहते हैं तो मैं आपको ट्रेन करता हूँ इस पर। तो सर एक चैप्टर कितने दिन में खत्म होता है? सी डिपेंड करता है, चैप्टर्स लंबे होते हैं, जैसे ये इस अभी तो आपके पास बुक्स भी नहीं है तो आप देख नहीं पा रहे होगे, बाकी के पास बुक्स हैं। तो ये जो हम स्पेशल पॉपुलेशन कोर्स कर रहे हैं ना, स्पेशल पॉपुलेशन का जैसे एक डिज़ीज़ है, जैसे आज अपने कुछ डिज़ीज़ पढ़ी, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, आर्थराइटिस क्या होता है, ये डिज़ीज़ के ऊपर अगर वो लंबा टॉपिक है तो एक चैप्टर कभी कभी 2 दिन भी ले लेता है, और कई बार होता है कि जैसे आज के टॉपिक्स क्या हैं, इनमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक पेज के, तो 1-2 पेज के टॉपिक आपके 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक। मतलब ये कोर्स तो सर ये अभी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगे या ऑफलाइन भी होंगी? नहीं, ये क्लासेस अब ऑनलाइन ही चलेंगी, आने वाले टाइम में भी ये सब आपका जो थ्योरी क्लासेस हैं ये सब ऑनलाइन चलेंगी। प्रैक्टिकल्स आपको हम फेस टू फेस देंगे, जितने भी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं वो आप हमारे पास सेंटर में आते हैं, वहाँ पे आपको कराई जाती हैं। और क्योंकि जैसा ये टाइम है, कोरोना बेस्ड टाइम, आगे आने वाला टाइम सारा ऐसा ही है कि सारी एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड ये सब ऑनलाइन में ही शिफ्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक स्कूलिंग को छोड़ के। स्कूलिंग को भी आजकल ऑनलाइन कर दिया गया है, आप देख रहे होगे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बुक्स वगैरह मेरे को फिर कहाँ से मिलेंगे अगर मैं एनरोलमेंट करता हूँ? आप यहाँ तो कभी सेंटर पे आते हो तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये कोरियर हो जाती है, हम कोरियर कर देते हैं। तो कितनी बुक्स है सर इसकी? डिपेंड करता है, जैसे फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर आप करोगे तो एक ये बुक है फिटनेस ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर की, ठीक है, ये एक कंबाइंड बुक है। फिर न्यूट्रिशन की एक बुक है अलग से, दिस इज़ न्यूट्रिशन। मास्टर ट्रेनर की बुक है। क्या करना चाहिए? एक काम करता हूँ सुहेल, मैं आपका नंबर, आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर नोट कर लो। इस क्लास के बाद मैं फिर आपके साथ आराम से डिस्कस कर लेता हूँ क्या चीज़ है कैसे है, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स। हाँ आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए मेरे को। हाँ, नंबर लिखे आप, 99 99 71 71 27 7 99 99 83। ठीक है सर, मैं आपको कब कॉल करूँ? 10 मिनट में आप कॉल बैक कर लीजिए, 10 मिनट तक क्लास ख़त्म कर रहे हैं, फिर आपके साथ बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो बस ये जैसी क्लास ओवर होगी उसके बाद आप कॉल कर सकते हो। ओके गाइज, आई होप थिंग्स आर क्लियर। ये दो जो टॉपिक रह गए हैं इस के, एक प्रेग्नेंट लेडी एंड थायराइड, ठीक है, इसको हम लोग कल कवर करेंगे, और इसके बाद आपका स्पेशल पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल्स हैं वो स्टार्ट होंगे आगे से, इसके बाद से। तो आप में से कईयों ने हमारे साथ प्रैक्टिकल ना कवर किए हुए हैं, उन प्रैक्टिकल्स की जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाय द टाइम। हम 3rd तक तो ये हो चुका है अपना लॉकडाउन, तो उसका थ्योरी सारी कवर कर लेंगे। हाँ जतन बोलिए। मैंने कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट के प्रोफाइल में लिखा हुआ पढ़ा है, जो आजकल फीमेल्स को ट्रेन करते हैं, पीसीओडी एक्सपर्ट्स वगैरह ऐसा कुछ लिखा होता है। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में सर हमने नहीं पढ़ा। इसमें ना कवर नहीं है काफी उतना। ज़्यादा कॉमन है आजकल। अभी प्रेगनेंसी वाला जो आएगा ना इसमें कवर है,
अभी जो आप कल पढ़ोगे इसके अंदर कवर होगा प्रेगनेंसी वाला। अदरवाइज़ पीसीओडी जो है ना, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसके ऊपर प्रॉपर एक वो चलता है। तो वो पीसीओडी जो कंडीशंस है ना, वो एज ए ट्रेनर हम लोग इतना वो नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एनाबॉलिक्स के बारे में हम आपको बता सकते हैं, बट आपको ये नहीं कह सकते कि अब आप एक्सपर्ट और आप किसी को भी ड्रग्स दे सकते हो। ड्रग्स कौन देगा? डॉक्टर। ऐसी पीसीओडी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के बारे में बता सकते हैं, बट एज ए ट्रेनर आपको जो काम करना है वो नेक्स्ट चैप्टर में जो हम कवर करेंगे वो होगा, ठीक है। बट सर है क्या कि सर पीसीओडी के ना वेट गेनिंग होती है। हाँ तो जी, ज़्यादातर जो न्यूट्रिशनिस्ट है इंस्टा पे जो कर रहे हैं बेसिकली इंस्टाग्राम इंस्टा पे और अदर साइट्स पे, बेसिकली इंस्टा की बात करो तो वो ज़्यादातर गर्ल्स का जो है, गर्ल्स का मैक्सिमम देखने में आ रहा है कि 10 में से 2 से 3 गर्ल्स में एक प्रॉब्लम रहती है। तो उसको ऊपर वो बेसिकली स्पेसिफिकली पीसीओडी एक्सपर्ट्स हैं और प्रॉब्लम्स दिस काइंड ऑफ हार्मोन्स प्रॉब्लम्स, तो उसमें ये टॉपिक बहुत मेरे ख्याल से बहुत क्रुशियल है इसमें। क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एक ऐसा कोर्स होता है जो ऑलमोस्ट 1 साल का डिप्लोमा होता है। उसमें ये चीज़ आपकी अच्छे से कवर की जाती है। नो डाउट जो लोग ऐसा कर रहे हैं इधर दे आर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब 1 साल का डिप्लोमा सिर्फ न्यूट्रिशन पे किया है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज़ फिटनेस, जिम रिलेटेड कंसर्न्स, ठीक है। हमारी डाइट प्लान, इवन जो चीज़ें हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द जिम में क्या फिटनेस करानी है उसकी पढ़ेंगे। तो पीसीओडीज़ के लिए ना दैट देर आर अदर कोर्सेज, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो डिप्लोमा न्यूट्रिशन में बात करें तो वो 1 साल के डिप्लोमा होते हैं, उसमें कवर किया जाता है अच्छे से। समझ रहे हो? वो टॉपिक मतलब हमारे कहीं ना कहीं फिटनेस क्राइटेरिया के अंडर नहीं आता, तो इसलिए उसको इतना डीपली डिस्कस हम लोग नहीं कर सकते। बट उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें कल करेंगे डिस्कस, जितनी भी हैं वो हम कल पढ़ेंगे उसमें। नवीन। नहीं सर, हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। सर जैसे कोई बहुत ज़्यादा ओबीस हो और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या सर रिमोटॉइड या कोई बोन की प्रॉब्लम हो, तो सर उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? और ओबीस तो मसाला है। क्या है? आर्थराइटिस है और नहीं सर, मतलब कि तीनों में से और ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमोटॉइड या मतलब इनमें से किसी को एक प्रॉब्लम हो और सर बहुत ज़्यादा हो, तो सर उसको किस तरह से एक्सरसाइज कराएंगे? सी, सबसे पहली चीज़, जब भी एक्सरसाइज तभी शुरू कराते हैं जब वो पेन ना हो किसी को, ठीक है। और चाहे वो र्यूमेटाइड हो, अब र्यूमेटाइड में तो कंटिन्यूस पेन रहेगी जस्ट बिकॉज ऑटो इम्यून है, इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है बार बार, ठीक है। तो इन दैट केस कहीं ना कहीं कुछ मेडिसिन चल रही होती है, और साथ में ऑटो इम्यून डिजीज़ को इतना ईजी नहीं होता आपको करना। जैसे डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून है, वहाँ इम्यून सिस्टम जहाँ पे तंग कर रहा है वहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर चलना पड़ेगा, डॉक्टर की गाइडेंस से ही चलना पड़ेगा। जहाँ पे नॉर्मल ऑर्थराइटिस है, ठीक है, जहाँ पे वो कार्टिलेज ब्रेक हो गया है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ हीटिंग, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो दोबारा इन चीज़ों को मतलब रिपेयर करते हैं, बना रहे होते हैं, उनका यूज़ करना है। तो कहीं ना कहीं मैं बात करूँ जो सीवियर कंडीशंस हैं, ज़्यादा कंडीशंस बुरी हो चुकी हैं, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है। पूरा कंसल्ट करो। वो डॉक्टर के पास जा रहे थे, सर मेरे को भी लेके चलो, मैं भी देखूँ कंडीशन क्या है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। डॉक्टर क्या कह रहा है, फिर क्यों कर रहा है, डॉक्टर से पूछो। तो सर मैं ट्रेनर हूँ, मैं इनको ट्रेन करता हूँ, थोड़ा सा आप मेरे को अच्छा गाइड कर देंगे तो बढ़िया। वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। लेकिन जो बेसिक लेवल है, जहाँ पे अभी शुरुआत हुई है, तो वो हम आराम से उसको रिकवर कर सकते हैं। बहुत इंटेंस है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तब डॉक्टर की सपोर्ट चाहिए। अदरवाइज़ जब तक वो चल फिर रहा है, कुछ एक्सरसाइज कर सकता है और ये प्रॉब्लम दिख रही है तो आप इनको ठीक कर सकते हो। जो आपको इसमें अगर आप बुक्स में पढ़ोगे ना ध्यान से, जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको सारा कुछ बताया क्या क्या चीज़ें कितने अच्छे से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सो गाइस, एनीवन कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं? ओके फ्रेंड्स, सो कल का टॉपिक हमारा, हाँ तो कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। सो कल का सेशन अगेन 12 o'clock रहेगा, एंड कल हम लोग स्पेशल पॉपुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स जो रह गए वो कल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके गाइस, सी यू ऑल टुमारो। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जो लोग दिल्ली में, इवन बाय सर। दिल्ली के बाहर भी शायद धीरे धीरे लॉकडाउन लग रहे हैं, तो ज़रा ध्यान रखो, सब लोग घर में रहो।
Okay. तो यार 3 साइज लगता है। टेक केयर, बाय बाय सर। बाय।